नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने ये कोशिश की कि आपको ये बताएं कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाई गई। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि जो इमरजेंसी लगी उनका किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ असर पड़ा। और आज हम तीसरा एपिसोड है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं आपातकाल और आज की राजनीतिक परिस्थितियां। चर्चा आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जाना पहचाना चेहरा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के डीन रहे प्रोफेसर MP सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से इन दो एपिसोड में आपने आपातकाल पर चर्चा की, हमारे दर्शकों को बताया, और आज हम लोग इसका समापन करेंगे। क्या आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? चतुर्वेदी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसके पहले कि हम लोग कुछ विस्तार दें इस चर्चा को, दो तीन मुख्य बातों को समझ लेना आवश्यक है। पहली बात प्रमुख ये है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी या आपातकाल लगाया, वो जैसा मैंने पिछली बार आपसे अर्ज किया था कि वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रदत्त प्राविधानों के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल की घोषणा थी। जी। चूंकि वह प्राविधानों के अंतर्गत घोषित आपातकाल था, इसलिए इंदिरा जी ने उसे उठा लिया। तो उसका जीवन बहुत छोटा था, 21 महीना 21 महीने का जीवन था। लेकिन आज जो राजनीतिक स्थिति है वो राजनीति विज्ञान की भाषा में निरंकुश शासन तंत्र है, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेस्पोटिज्म। एक चीज हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को समझ लेना बहुत जरूरी है। ये आपातकाल नहीं है, ये डेस्पोटिज्म है। बिल्कुल निरंकुश अधिनायकवाद है, डेस्पोटिज्म। और चूंकि ये किसी प्राविधान के अंतर्गत घोषित नहीं है, इसलिए इसका जीवन अनिश्चित और बहुत लंबा भी हो सकता है। एक तो ये बात आप समझ लीजिए। तीसरी जो प्रमुख बात है उसको ठीक से समझ लेना चाहिए कि आपातकाल के पहले, आपातकाल के दौरान और जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जो पुनर्निर्माण आंदोलन चलाया गया, बाद में संपूर्ण क्रांति नाम रख दिया उन्होंने उसका,
जो गुजरात के छात्र आंदोलन से प्रारंभ होकर बिहार होते हुए देश भर में फैल गया, उसमें जो मैन पावर मिल रहा था, देखिए जयप्रकाश जी का एक सर्वोदय का संगठन था, छोटा सा, समाजवादियों का कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन था नहीं। आप जानते होंगे कि इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 77 में जी, उसमें भी दक्षिण के प्रांतों में इंदिरा गांधी को 150 सीट मिला, केवल उनकी 0 सीट हो गई यूपी और बिहार में। जी, समझ रहे हैं ना आप? तो इसमें प्रांतों का भी बहुत महत्व है, और जिन प्रांतों में उनको सीट नहीं मिली वही प्रांत आज भाजपा के को शासन में लाने के लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। वो हिंदी पट्टी का जो क्षेत्र था, हिंदी पट्टी कहिए, गोबर पट्टी कहिए, जो आपका मन हो उसको आप कह सकते हैं। तो आज का जो शासन तंत्र है, जो परिस्थितियां हैं, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, और उनका जो राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी, उनको कुछ अपने घोषित और अघोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जी, इस्तेमाल करने के लिए एक निरंकुश शासन तंत्र की मदद ली जा रही है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि इसका अंत कब होगा। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने सारे प्रजातांत्रिक संस्थानों में या तो अपने आदमी घुसा दिया है, या उनको डरा धमका कर, चाहे ईडी, सीबीआई, चाहे विजिलेंस कमीशन या एंटी करप्शन लॉज, इनकम टैक्स, इनके माध्यम से डरा धमका कर, जेलों में डालकर इन पर पूर्ण कब्जा कायम कर लिया है। बिल्कुल। और आप एक बात, इस निरंकुश शासन तंत्र के जीवन को अगर समझना चाहते हैं तो इन्होंने हर संस्थाओं में जिन कर्मचारियों को या ऑफिसर्स का प्रवेश करा दिया है, उनकी नौकरी तो लंबी चलेगी। हाँ, तो उनके में जो एक खास समुदाय के प्रति घृणा के आधार पर जो राजनीति की जा रही है, या एक सांप्रदायिक फांसीवाद की जो रचना की गई, जी, तो वो लोग तो अब लंबे समय तक रहेंगे। अगर शासन पलट भी गया तो बहुत साल लग जाएंगे उस स्थिति में सुधार। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में था, तो आप ऐसे सोचिए जैसे हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लीजिए, जी, तो ठीक है, वाइस चांसलर की कार्यावधि 3 साल है, लेकिन अगर एक लेक्चरर आ गया, मान लीजिए 30 साल की उम्र में, तो 30 साल तक चलेगा? नहीं, 35 साल, 35 साल। 65 एज ऑफ रिटायरमेंट है, 35 साल तक चलेगा। तो वो अपना सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम करता रहेगा। जी, तो इन चीजों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ये जो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं पर साल से 25 जून को, इन्होंने कोई सकारात्मक सीख नहीं लिया उस आपातकाल से। तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं? नहीं, श्रद्धांजलि दे देते तो अच्छा रहता, खत्म हो जाती वो बात।
2 मिनट का मौन नहीं रखा नहीं, गया। श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, ये उसकी बरसी मना रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं उसका। और उसके पीछे इनकी देखिए, श्रद्धांजलि माने होता है कि हमने आपको प्रणाम करके त्याग दिया, अब आप गए, ये काम नहीं कर रहा। श्रद्धांजलि शब्द सही नहीं है। इन्होंने उससे कुछ सीखा नहीं कि हम मौलिक अधिकारों का हनन न करें, हम प्रेस फ्रीडम को न बाधित करें, सॉरी, हम न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दें, हम चुनाव आयोग को बिल्कुल स्वतंत्र रहने दें, हम सांप्रदायिक घृणा न फैलाएं। देखिए, इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी ने चाहे जितना प्रबल आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी जयप्रकाश बाबू को देशद्रोही या समाजवादियों को अर्बन नक्सल या उनको अनवरत काल के लिए जेल में डाल देना या उनके ऊपर अनिश्चित काल तक मीसा लगा देना, ये सब नहीं किया। और ना तो कांग्रेस के लोगों ने उस तरह मारपीट शुरू किया जो इनके बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, युवा वाहिनी के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, ये जो विजिलेंटिज्म कर रहे हैं, जैसे काऊ विजिलेंटिज्म या लव जिहाद या घर वापसी या ईसाइयों के चर्चों पर हमला कर देना, जैनों के मंदिरों पर हमला कर देना, ये सब चीज़ नहीं हुई थी। इसलिए हम बिल्कुल इसके समर्थक नहीं हैं कि इसको जो राजनीति के लोग अघोषित इमरजेंसी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसका समर्थक नहीं हूँ। जी, ये मैं आपसे जानना भी चाहता था अपने दर्शकों के लिहाज से भी, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में भी और मीडिया, वो चाहे टीवी हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, फ्रंटलाइन मीडिया और सोशल मीडिया, हर जगह इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आपातकाल, घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल। देखिए, या तो चतुर्वेदी जी ये अज्ञानता है या साजिश है, क्योंकि जो लोग अघोषित आपातकाल कह रहे हैं जी, तो उनका कहना है कि 75 का आपातकाल अगर ठीक था, भले ही घोषित करके लागू किया गया, तो आज का भी ठीक है, भले ही घोषणा न की गई। तो हमको इस फ्रेज या व्यंजना से बचना चाहिए, मेरा केवल ये आग्रह है। अब ये हमारे श्रोताओं के ऊपर, बुद्धिजीवियों के ऊपर है, राजनेताओं के ऊपर, कि वो हमारी बात को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने केवल 75 के आपातकाल से एक चीज सीखा कि कैसे निरंकुश शासन तंत्र स्थापित किया जाए और दमन किया जाए। इंदिरा जी ने संस्थाओं को दबाया, जुडिशियरी पर भी प्रहार किया, मीडिया पर किया, प्रशासन तंत्र की शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन संस्थाओं को सरकार में मिला नहीं दिया। आज अगर इलेक्शन कमीशन, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, प्रेस, खास तौर से जिसे रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं, तो इस पर अब दमन करने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार के ही तंत्र हो गए जी, ये दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, इसलिए हम इसको अघोषित इमरजेंसी कहने का मैं पक्षधर नहीं। मैंने ये
स्पष्टीकरण शुरू में ही दे देना चाह रहा था। अब जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, डेस्पोटिज्म, तो डेस्पोटिज्म के खास तौर से 3 तत्व होते हैं जिसका प्रयोग वर्तमान शासन तंत्र या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो एक शाखा है राजनीतिक, वो कर रही है। ये 3 तत्व हैं। पहला है सिडक्शन, मतलब लालच देकर लोगों को अपनी तरफ करना। दूसरा है डिसेप्शन या छलावा। आप ऐसे समझिए कि 2014 में मोदी जी विकास के मुद्दे पर आए, महंगाई कम करने के मुद्दे पर आए, आतंकवाद खत्म करने के मुद्दे पर भी आए। आतंकवाद खत्म करना, 15 लाख रुपया काला धन लाकर सबके खाते में डालना, 2 करोड़ नौकरियां देना, 2 करोड़ नौकरी देना, ये सब इन्होंने नारा दिया। और एक जो हमने पिछले चर्चा में बात किया था कि मजबूत प्रधानमंत्री, जी, स्ट्रॉन्ग प्राइम, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री चाहिए देश को, तो उससे हम पाकिस्तान को भी ठीक कर देंगे, चीन को भी ठीक कर देंगे। आज हमारे विदेश नीति कितनी गर्त में चली गई, आप देख रहे हैं कि अभी जो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हुई है चीन में, उसमें पाकिस्तानी आतंकवाद पर चर्चा उन लोगों ने नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है बलूचिस्तान के द्वारा, उसकी निंदा उन लोगों ने कर दिया कि उसमें भारत के सहयोग से चल रहा है। ये हमारी विदेश नीति है। ये लोग विदेश का टूर भी कर आए, साथ टीम बनाकर फोटो खिंचवाए, फिल्मी गाना गाए, और विदेश नीति यहाँ पहुँच गई है। चीन ने हमको फल सब्जियों पर देने वाले खाद की आपूर्ति 3 महीने से बंद कर दिया है। ये आर्थिक स्थिति हो गई है। अंतरराष्ट्रीय जितने सूचकांक हैं प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा, सब पर हम एकदम निम्नतम स्तर पर हैं। चाहे प्रजातंत्र, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे प्रेस फ्रीडम, चाहे गुणात्मक प्रजातंत्र, सब पर हम निचले आयाम पर चले गए। भूख तक में हम नीचे चले आए। हंगर इंडेक्स जिसको कहते हैं, और इनइक्वालिटी, जी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी अब 45 साल में हाईएस्ट है। तो इसीलिए मैंने एक तत्व का उपयोग किया डेस्पोटिज्म में, छलावा। और एक अंग्रेजी में कहावत है, चतुर्वेदी जी, श्री अरविंदो घोष ने कहा था कि ये सेल्फ डिसेप्टिव मैन इज डिसेप्टिव टू द वर्ल्ड एट लार्ज। खुद को छलने वाला व्यक्ति, मतलब जानबूझकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति, विश्व को भी छलता है, या विश्व के साथ भी, अपनी जनता के साथ भी छलावा करता है। तो सिडक्शन, 5 किलो अनाज मैं दूंगा, शौचालय बनवा दूंगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह का आंदोलन इन्होंने। और तीसरा तत्व है सबजुगेशन। सारी प्रजा को अपने अधीन कर लेना, मतलब उनकी नागरिकता लेकर उनको प्रजा बना देना, जैसे राजतंत्र में होता है कि राज आज्ञा का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता।
और जो उल्लंघन करेगा, राजा की बात नहीं मानेगा, माने वर्तमान राजा की या डेस्पॉट की, निरंकुश शासक की, उसके ऊपर हम यूएपीए लगा देंगे, सेडिशन की धाराओं को लगा देंगे, उसकी जमानत नहीं होने देंगे, और अगर बस चलेगा तो उसको जेल में स्टेन स्वामी की तरह मार भी डालेंगे। इस तरह का निरंकुश शासन तंत्र चल रहा है और आधिपत्य कायम हो रहा है। और मीडिया की भूमिका एक कृत्रिम सहमति सरकार के पक्ष में तैयार करने की हो गई है, जिसको अमेरिका के एक प्रख्यात आलोचनात्मक दार्शनिक नोम चोम्स्की ने मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट कहा है। इसीलिए इनको वोट मिल रहा है। अब प्रजातंत्र के ऊपर, अच्छा, इनका जो नेता होता है, डेस्पॉट होता है, वो डेमागॉग भी होता है हिटलर की तरह। डेमागॉगरी एक भाषण देने की कला है। तो इनके भाषणों को आप सुनिए। मोदी जी अच्छे डेमागॉग हैं, मतलब भारतीय जनता के हाँ। लिए, भले ही विदेश में टेलीप्रॉम्प्टर के बिना न बोल पाते हों, लेकिन खासतौर से हिंदी पट्टी की जनता के लिए ये बड़े आकर्षक वक्ता है और खूब भीड़ खींचते हैं। अब वो भीड़ कुछ आती है, ज़्यादातर लाई जाती है, वो सब राजनीतिक हम चर्चा में नहीं जाना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक मैं जर्मन उत्तर आधुनिक दार्शनिक हैं फ्रेडरिक एंजल्स, एक मैं उनका कोटेशन आपको सुनाना चाहता हूं। नहीं, फ्रेडरिक नीत्शे, एंजल तो मार्क्स का दोस्त था। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द डिसबिलीफ इन रूल बाय एलिट्स। प्रजातंत्र का अर्थ है कि इलीट या अभिजात्य वर्ग के शासन की निंदा करना, उसमें विश्वास न करना। हमारे यहाँ आज का शासन तंत्र बिल्कुल फ्रेडरिक नीत्शे के इस कथन के उल्टा जा रहा है, और ये प्रवृत्ति दुनिया के कई क्षेत्रों और देशों में पनप गई है। ये केवल भारत में नहीं है। हम रूस या चीन या तुर्की की बात केवल नहीं कर रहे हैं, जी, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की ही बात नहीं कर रहे हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। इसमें देखिए हंगरी का ओर्डान है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है, पोलैंड, उसमें आप कुछ हद तक इजराइल, बहुत हद तक भारतवर्ष, मेक्सिको, तो ये प्रवृत्ति वैश्विक पैमाने पर तेजी में बढ़ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम भाषण में जरूर बुद्ध और गांधी और युद्ध का युग नहीं है, बुद्ध का युग है कहें, लेकिन गाजा में 56,000 लोगों का जनसंहार हुआ, उसमें 15,000 अबोध बच्चे और स्त्रियों को मारा गया, लेकिन बुद्ध और गांधी के देख से एक वाक्य का हम संदेश नहीं दे पाए इजराइल और फिलिस्तीनियों।
ये गिरावट आ गई है। तो इलेक्शन कमीशन, मीडिया, पार्लियामेंट के 141 सदस्यों को निलंबित करके बिल पास करवा लिया गया। जितनी प्रवर और स्थायी समितियां हैं लोकसभा राज्यसभा की, वो बिल्कुल नहीं बैठ रही हैं। कोई मुद्दा उनके पास जा ही नहीं रहा है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका प्रजातंत्र के प्रति कोई विश्वास नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला जुडिशियरी के खिलाफ बयान दे रहा है और कह रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पुलिस ही सरकार हो गई है। अब भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ गवर्नमेंट है। और प्रजातंत्र में रूल ऑफ लॉ होता है। इसलिए ये संविधान को सर पर लगाते रहेंगे, ये अंबेडकर को माला पहनाते रहेंगे, लेकिन यह डिसेप्शन, सब्जुगेशन, मीडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट, निरंकुश शासन तंत्र, पुलिस और अब तो आर्मी चीफ जाकर राम भद्राचार्य के यहाँ जा रहा है और उनसे पीओ को लेने का वरदान लेकर आ रहा है। सांप्रदायिकरण हो गया सभी संस्थाओं का। इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर हो गया। ये सब खतरे 25 जून को लगाई गई इमरजेंसी या आपातकाल में इस स्तर के नहीं थे। एक चीज पूछना चाहता हूं सर कि पिछले एपिसोड में आपने बताया भी था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए कि वहाँ पाकिस्तान में जो सरकार है उस पर सेना का आधिपत्य ज़्यादा है। हमारे यहाँ इसका उल्टा है, हम सरकार जो कहेगी वो सेना करती है, अपने जो भी उनको आदेश देना होता वो सरकार देती है। एक परिवर्तन जो अभी हाल में किया गया है कि भी आज ही मैं पढ़ रहा था कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि सीडीएस को वो पूरा अधिकार होगा कि वो सेना के तीनों अंगों को समान रूप से कोई भी आदेश निर्देश दे सकता है। नहीं, सीडीएस का तो काम कोऑर्डिनेशन का है। अभी तो सुरक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब भारत पाक का युद्ध एरियल होगा, हवाई युद्ध होगा। स्थल का युद्ध की चांस बहुत कम है, एयर स्ट्राइक्स होंगे। तो एक यह भी मांग उठ रही है कि सीडीएस एयरफोर्स का होना चाहिए, क्योंकि स्थल सेनाध्यक्ष को कुछ जानकारी ही नहीं है एयर स्ट्राइक्स का। न उसको जहाज उड़ाने की जानकारी है, न मिसाइल्स फेंकने की जानकारी है, न कुछ जानकारी है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि प्रयास प्रारंभ हो गया है जी। और उसके लिए जरूरी है कि पहले सेना का सांप्रदायिकरण किया जाए। और एक चीज आप समझ लीजिए, सीडीएस जिसे वर्तमान सीडीएस भी हैं अनिल चौहान साहब, इनका भी अपॉइंटमेंट सीनियरिटी को भंग करके किया गया, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तो ये चाहते हो कि परोक्ष रूप से सीडीएस को पूरी कमान दे दी जाए, तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसका कहना वो मानेगा और उसका कहना सेना के तीनों अंगों को मानना चाहिए। तो ये राजनैतिक डेस्पोटिज्म या निरंकुशता को, जैसे पुलिस को इन्होंने बना लिया अपना, उसी तरह जैसे एक मैं घटना आपकी चर्चा कर दूं, 1971 के युद्ध के पहले मिसेज इंदिरा गांधी जी ने
फील्ड मार्शल मानिक शाह को बुलाया जी। और कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि लाखों शरणार्थी आ गए बांग्लादेश से और उस समय भारत में उतना अनाज भी नहीं था। वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंदिरा जी के कारण हुआ। तो मानिक शाह ने कहा कि हमें कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, तो इंदिरा जी ने दे दिया। इसका मतलब रक्षा संबंधी निर्णयों में सेनाध्यक्ष का बात माना जाता था, जी। लेकिन अब वो नहीं है। अब तो अगर एयरफोर्स से कह दिया गया कि इस प्रश्न का जवाब ही मत दीजिए कि हमारे वायुयानों के साथ कुछ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं चतुर्वेदी जी की वायुयानों के साथ कुछ हुआ, लेकिन इसका पर बोलिए ही मत। ये कह दीजिए कि पायलट सभी सुरक्षित आ गए। तो अगर जहाजों के संग कुछ हुआ ही नहीं तो पायलट सुरक्षित आ गए, इसका अर्थ क्या है? माने एक मशीन है और एक पायलट है, दो ही तत्व हैं जहाज में। पायलट सुरक्षित आ गया, इसका अर्थ क्या है? क्या आम आदमी नहीं समझ रहा है? लेकिन इसी को कहते हैं डिसेप्शन। और एक प्रमुख तत्व को और समझिए, डेस्पोटिज्म में प्रमुख तत्व है प्रोपेगेंडा। अब मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर कि मैंने आपसे क्यों कहा कि सांप्रदायिक फांसीवाद को जन्म दिया जा रहा है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एक किताब की मदद ले रहा हूं। इस तरह के शासन तंत्र को लाने के लिए, चाहे इटली हो, चाहे हंगरी हो, चाहे रूस हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, इसमें एक भूतकाल के स्वर्णिम युग का मिथक क्रिएट किया जाता है कि हमारा भूतकाल स्वर्णिम था, सोने की चिड़िया थे हम। और भारतवर्ष को अगर देखिए तो हमारे इस स्वर्णिम युग का सत्यानाश मुगलों ने कर दिया, लिहाजा हमको उनको समाप्त कर देना। अगर समाप्त न कर सके तो उनकी नागरिकता छीन लीजिए, प्रजा बना दीजिए, आज्ञाकारी प्रजा बना दीजिए। पहला तो अब जो वायलेंस हो रहा है सब कुछ हम उसके विस्तार में नहीं जानते, हमारे श्रोतागण प्रबुद्ध है, जानते हैं। दूसरी बात प्रोपेगेंडा, ये आईटी सेल क्या है, ये गोदी मीडिया क्या है? भ्रामक प्रचार रात दिन, क्योंकि इनके पास पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, पीएम केयर फंड का पैसा है, व्यापारियों के द्वारा दिया गया पैसा है, तो इनका 24/7 प्रोपेगेंडा चलता है। केवल यही नहीं, ये चाइना में भी चलता है, रूस में भी चलता है, डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ भी चलता है। गो कि वहाँ की मीडिया भी, अगर हाल के दिनों में CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस सब का देखिए, इस हमले के जो ट्रंप ने हमला कराया न्यूक्लियर फील्ड्स पर, तो उससे ट्रंप बहुत नाराज है। और वो एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं, लड़की है 37 साल की, कि इसको कुत्ते की तरह निकाल के बाहर फेंक। जी। सारा कुछ नाम है उसका। तीसरा है एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। ये लोग बौद्धिकता के शत्रु हैं, क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनलाइटनमेंट हुआ। वैसे हमारे यहाँ तो 2600 साल पहले बुद्धिवाद के प्रवर्तक थे इनलाइटनमेंट के, लेकिन खास तौर से फ्रेंच। तो ये सारी यूनिवर्सिटी को विनष्ट कर देंगे। ये
मिथक को इतिहास और अंधविश्वास को विज्ञान साबित कर रहे हैं। इसलिए आईआईटीज में मूत्र पर रिसर्च हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर पोत कर एयर कंडीशनिंग, आपने प्रिंसिपल को देखा होगा, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। या थाली बजाकर कोरोना के विषाणुओं को मार देना, या कुछ इनके लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी भी थी, गणेश का सर काट के लगा दिया गया था, वगैरह वगैरह, टेस्ट ट्यूब बेबी भी था, सब कुछ था। तो ये अंधविश्वास को विज्ञान और मिथक को इतिहास बनाना, ये इतिहास को मिटा रहे हैं। ये गाना गा रहे हैं कि अब लौट चले। राज कपूर तो बौद्धिकता का विनाश, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, मिथकों को इतिहास साबित करना, ये किसी डेस्पॉट या निरंकुश शासक के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई विरोध की आवाज रहे ही न, स्वर रहे ही न, वैज्ञानिक सोच रहे ही न। अनरियलिटी कि जो वास्तविकता है ही नहीं, कि हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, ये कहेंगे है ही नहीं। ये पर कैपिटा इनकम की चर्चा नहीं करेंगे, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। ये जीडीपी की चर्चा करेंगे, फोर्स्ड डेटा की, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा लेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ फैलाते हैं वास्तविकता के विरुद्ध। फिर ये विक्टिमहुड क्रिएट करते हैं कि हिंदू जो है क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और मुसलमानों के द्वारा सताया गया, अब हमको मौका मिल गया है उनसे बदला लेना है। ये सब काम 75 के आपातकाल में नहीं हुआ था, इसलिए हम अघोषित इमरजेंसी करने के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। और दूसरी बात है कि ये हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट करके केस पुलिस को दे देंगे, और पुलिस सांप्रदायिक है, सरकार का अंग हो गई है, राजनीतिकरण उसका हो गया है, मैसिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस हो गया है भारत में। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए अगर सब लोगों ने मिलजुल कर इसमें छद्मवादी राजनीतिक उद्देश्यों को नहीं समझ पाए और एकजुट होकर काम हम लोग नहीं करेंगे, तो इस देश का भविष्य हम सभ्यता की दौड़ में पीछे की तरफ छलांग लगाने